जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर पोर्शन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे किसी भी एग्जाम में, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस जिसमें एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ जाती है, एमएस वर्ड आ जाता है या एमएस एक्सेस आ जाता है, इनके रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आपने नोटिस किया होगा। तो आज इसके ही 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ टेस्ट ना, आपने इन क्वेश्चन को पहले खुद प्रैक्टिस करना है, इसके बाद और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस के, उनको हम कवर करेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आप पूरी कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखेंगे। और बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर रहे थे या इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे मैसेजेस कि सर हम मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, कैसे दें। तो आपने सिंपल गूगल में जाना है, awakeningclasses.in लिखना है, ठीक है, awakeningclasses.in। तो वहां से आपकी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, वहां पर जाके आप इनरोल कर सकते हो, वहां पे सेक्शन फुल एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रन कमांड that you can use to quickly open the PowerPoint application is। अगर आपने अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पावर पॉइंट को खोलना है, तो रन कमांड जो है आप क्या यूज करोगे। ठीक है, देखो, अगर आपको अपने सिस्टम के ऊपर ना एमएस ऑफिस की कोई भी चीज खोलनी हो, जैसे एक्सेल खोलना हो, पावर पॉइंट खोलना हो, कुछ भी खोलना हो, तो उसके तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री वेज फॉर दैट थिंग। ठीक है, उसमें एक होता है रन कमांड वाला तरीका। क्या होता है रन कमांड वाला तरीका? आप पूछा अगर आपने रन कमांड के थ्रू क्विकली पावर पॉइंट खोलना है, क्या खोलना चाहते हो पावर पॉइंट, तो आप क्या लिखोगे वहां पर? पावर पीएनटी लिखोगे, पावर पॉइंट पूरा लिखोगे, एमएस पावर पॉइंट या विन वर्ड लिखोगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो करो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पावर पीएनटी। आप क्या लिखोगे? पावर पीएनटी लिखो, पॉइंट नहीं लिखोगे, पीएनटी लिखोगे। ठीक है, देखो मैं पूरा समझाता हूं, अब ना अपनी कंसंट्रेशन से यहां पर पढ़ना। देखो, अगर आपने अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को खोलना हो तो कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। पहला तरीका यह है कि सिंपली आपका जो स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट बटन होता है, वहां पर जाके आप अगर लिखोगे एमएस एक्सेल, सर्च करोगे एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल खुल जाएगा। अगर आप एमएस वर्ड करोगे तो एमएस वर्ड खुल जाए। एक तो ये तरीका आ गया। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीका, ये नहीं पूछेगा। दूसरा होता है कुछ शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो, जैसे कंट्रोल आल्ट के साथ शिफ्ट के साथ डब्ल्यू यूज कर लोगे तो वर्ड खुल जाएगा, आल्ट शिफ्ट के साथ एक्स यूज कर लो, ऐसे चलता है शॉर्टकट कीज वाला सीन, वो भी एग्जाम में रेयरेस्ट पूछता है। फिर तीसरा तरीका होता है रन कमांड। रन कमांड वाला जो मेथड है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि रन कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट एमएस ऑफिस की चीजें खोलते हैं। अब रन कमांड में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप विंडो की को दबाते हो। ठीक है, आपके कीबोर्ड में जो विंडो की होती है वो दबाते हो, उसके साथ आप आर दबाते हो। विंडो की और आर दबाने के साथ आपका क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसको बोलते हैं रन डायलॉग बॉक्स। क्या ओपन होता है? रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस रन डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप टाइप करते हो, आप हर एक चीज के लिए अलग अलग चीज टाइप करते हो तो वो खुलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें पावर पीएनटी टाइप करोगे तो आपका एमएस पावर पॉइंट खुल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर यहां पर पहुंचने के बाद, मतलब विंडो की और आर दबाने के बाद आपका रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस रन डायलॉग बॉक्स में अगर आप पावर पीएनटी दबाओगे तो आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा। अगर आप रन डायलॉग बॉक्स में पहुंचने के बाद अगर आप विन वर्ड .exe दबाओगे तो ये क्या खुल जाएगा? आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। और अगर आप रन डायलॉग बॉक्स में जाके एक्सेल लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपका एमएस एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद है। क्या यार इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अगर आपने पावर पॉइंट को खोलना है तो आप क्या करो, विंडो की के साथ आर दबाओ, आपका एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके ऊपर आपने टाइप करना है। अगर आप पावर पीएनटी टाइप करोगे तो आपका एमएस पावर पॉइंट खुल जाएगा। अगर आप EXEL एक्सेल टाइप करोगे तो आपका एमएस एक्सेल खुल जाएगा। अगर आप winword.exe टाइप करोगे तो आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां पर आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। देखो यार, बेशक लेक्चर में टाइम लग जाए बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज सारी बताऊंगा, क्योंकि बार बार मैं एमएस ऑफिस के लेक्चर्स नहीं लाऊंगा, तो आप इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर करें। उसके बाद एग्जाम में पूछता है फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है, फाइल एक्सटेंशंस के बारे में तो थोड़ा ऐसे मतलब अच्छे से पढ़ने वाले मूड पे बैठना, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे को क्वेश्चन के आंसर बता के निकलना, ऐसा नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेता है कि पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या है, एमएस पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन बेसिकली पूछ लेता है, तो वो है .pptx। ठीक है, ये याद कर लो। उसी तरह एमएस वर्ड की जो है वो है .docs या docx docs, ये किसकी है? एमएस वर्ड की। एक्सेल की क्या है? एक्सेल की है डॉग XLSX, ये किसकी है? एक्सेल की है। MS एक्सेस की क्या है? MS एक्सेस की है .ACCDB। MS एक्सेस की क्या है? .ACCDB। उसके बाद जो वर्ड पैड है, वर्ड पैड की बहुत पूछता है यार, इसकी वर्ड पैड की है .RTF। RTF स्टैंड्स फॉर
रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट? ये फुल फॉर्म भी देख लो, मे भी एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन याद कर लेना, डॉट पीपीटीएक्स, पावर पॉइंट, डॉट डॉक्स वर्ड, डॉट एक्सएलएसएक्स एक्सेल, डॉट एसीसीडीबी एमएस एक्सेस और वर्ड पैड के लिए डॉट आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर विच टैब? पावर देखो, आप अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में काम करते हो, होम टैब, इंसर्ट टैब, आपने टैब सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल में फॉर्मूला टैब भी होता है। इसी तरह अगर आप पावर पॉइंट में काम करें तो वहां पर थीम्स मिलती हैं। वो थीम्स कौन से टैब में आपको मिलेंगे? इंसर्ट में मिलेंगी, ट्रांजिशन में मिलेंगी, डिजाइन में मिलेंगी या एनिमेशन में मिलेगी? जो थीम्स है वो बेसिकली कौन से टैब में मिलती है? डिजाइन टैब में मिलती है। कहां पर मिलती है? डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में बेसिकली क्या होता है, कुछ वेरिएंट्स होते हैं जहां पर आप थीम को मॉडिफाई कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, थीम फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फिर बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। ये सब चीजें जो है बेसिकली कहां पर होती हैं? डिजाइन टैब में होती है। ठीक है, और थीम आपकी कहां पर होती है? डिजाइन टैब में। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पता किसके लिए पूछता है? इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में जाके आप क्या क्या कर सकते हो? आपको कोई शेप डालनी है डाल सकते हो, कोई आइकन डालना है डाल सकते हो, कोई टेबल इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हो, कोई चार्ट इंसर्ट करना है वो भी कर सकते हो, इवन पिक्चर भी डाल सकते हो। आप अगर आपको कोई पिक्चर डालनी होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एमएस वर्ड पे भी काम करूं, मुझे पिक्चर डालनी तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, वहां पर पिक्चर्स में जाऊंगा, फिर मैं पिक्चर सेलेक्ट करूंगा और वहां पर वो इंसर्ट कर दूंगा। तो अगर आपको पिक्चर्स डालनी हो तो आप कहां पर जाओगे? इंसर्ट टैब। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कौन से टैब में कौन सी चीज एड ऑन होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जेकेएसएसबी का या फेवरेट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक कहां पर पढ़ते हैं? तो हाइपरलिंक बेसिकली पढ़ते हैं इंसर्ट टैब में ही। ठीक है, हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी जगह का लिंक डाल दिया और इधर से आप उस जगह पे पहुंच जाओगे डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पीडीएफ जब शेयर करता हूं तो उसमें भी हाइपरलिंक्स पड़े होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली यूट्यूब में पहुंच जाते हो। तो हाइपरलिंक्स इंसर्ट टैब में ही पढ़ते हैं, ये आपने याद रखना है। और दूसरा वर्ड आर्ट, जो वर्ड आर्ट है वो भी कहां पर पड़ता है? वर्ड आर्ट भी आपको कहां पर मिलता है? इंसर्ट टैब में ही मिलता है। ठीक है, ये दोनों जेकेएसएसबी के फेवरेट आते हैं कि हाइपरलिंक कहां पर होता है? इंसर्ट टैब में, और वर्ड आर्ट भी कहां पर होता है? इंसर्ट टैब में होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ गया कि थीम्स कहां पर होती हैं? डिजाइन में होती है। और मैंने आपको इंसर्ट टैब के बारे में कुछ चीजें बता दी क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एमएस वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज सेट डैश बाय डिफॉल्ट। करो, खुद ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करो, आराम से करो कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसे होती है। देखो यार, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, या तो ऐसे, ठीक है, जब आप फोन चला रहे होते हैं ऐसे, तो जब आप मूवी देख रहे होते हो ऐसे। ठीक है, ये आ गया वर्टिकल वाला, ये आ गया हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो जब आप एमएस वर्ड पे काम करते हो तो कैसे होता है? वो वर्टिकली होता है या हॉरिजॉन्टल होता है? कैसे होता है बताओ? तो वो होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हमारा जो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल हो गया या एमएस एक्सेस हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेस हो गया, ये तीनों ही कैसे होते हैं? बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होते हैं। कैसे होते हैं? पोर्ट्रेट मोड पे होते हैं, मतलब ये वर्टिकल वाले मोड में होते हैं। एक जो हमारा पावर पॉइंट है ना, अगर मैं पावर पॉइंट में हूं तो वो हॉरिजॉन्टली होता है। तो पावर पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये पॉइंट आपने याद रखने। उसकी बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो। ठीक है, तो रट लेना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, इनकी पोर्ट्रेट होती है और एमएस पावर पॉइंट की लैंडस्केप होती है। इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि एमएस पावर पॉइंट की कैसी होती है बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, तो लैंडस्केप पे मार्क करना, वहां पर पोर्ट्रेट नहीं लगाओगे आप। ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन टेक्स्ट इन एक्सेल? तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है नंबर्स और टेक्स्ट के एक्सेल में? ठीक है, बताओ बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है नंबर्स एंड टेक्स्ट की एक्सेल में? बाय डिफॉल्ट क्या होती है? बोथ टू द लेफ्ट, दोनों लेफ्ट में ही होते हैं। बोथ टू द राइट, दोनों राइट में ही होते हैं। नंबर टू द लेफ्ट एंड टेक्स्ट टू द राइट, नंबर टू द राइट एंड टेक्स्ट टू द लेफ्ट। बताओ क्या होता है इसमें? ठीक है, बताओ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर जो है वो हमारे राइट में होते हैं और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में होता है। ठीक है, टेक्स्ट जो है लेफ्ट से अलाइनमेंट होती है और नंबर्स की जो अलाइनमेंट होती है राइट से होती है। ये चीज याद कर लेना एमएस एक्सेल के बारे में। ठीक है, अब देखो एमएस एक्सेल के बारे में ना बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें पूछता है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कुछ नहीं है, अगर आपने कभी ना कभी एक्सेल में काम किया होगा, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में होती है शीटें होती हैं। ठीक है, अगर आपने एक्सेल खोला है तो वो एक शीट हो, जैसे यहाँ पे लिखा होता है शीट 1, कभी एक्सेल खोला हो तो पता होगा, शीट 1, यहाँ पर होता है शीट 2, यहाँ पर होता है शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है एक्सेल में शीटें? 3 शीटें होती हैं।
आप नंबर ऑफ शीट्स खोल सकते हो, यहां पर आप इंसर्ट कर सकते हो शीटें, जितनी मर्जी डाल सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट 3 शीटें होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। अब शीट क्या होती है? शीट कुछ नहीं होती, ये कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनती है शीट। तो शीट, वर्कशीट जिसको बोलते हैं, वर्कशीट क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको बोलते हैं वर्कशीट। तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं एक्सेल में? बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट्स होती हैं, और यही शीट्स आपस में, ये शीट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? वर्क बुक बनाती है। क्या बनाती है? वर्क बुक। यार सिंपल है, आपका पेज आ गया शीट, एक पेज एक शीट आ गई, तो एक आपका पेज कैसे बनता है? उसमें ऐसे डब्बे डब्बे बने। फॉर जो छोटे क्लासेस पढ़ते थे ना, तो वो जो डब्बू डब्बू वाली आती थी ना आपकी मैथ्स की कॉपी, उसको समझ लो, उसका एक पेज एक शीट हो गया, और ऐसे सारे पेजेस को मिला के क्या बन जाती है? बुक बन जाती है, सॉरी। तो ये शीट्स आपस में मिला के वर्क बुक बन जाती है। तो वर्कशीट क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और डिफरेंट वर्कशीट्स मिलकर आपस में क्या बनाती है? वर्क बुक। और बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है एक्सेल में? 3 शीटें होती है। कभी भी एक्सेल खोलोगे तो सामने आपको 3 शीटें दिखेंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इतना आपको समझ आ गया। अब और एग्जाम में यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या पूछता है? देखो कुछ नहीं पूछता है। 2007 से पहले, 2007 पे चलो, 2007 से पहले की बात है। 2007 से पहले जितने भी वर्जन आते थे ना एमएस एक्सेल के, जितने भी वर्जन थे, उसमें रोज होती थी, कितनी रोज होती थी? 65,000 रोज होती थी। कितनी रोज होती थी? 65,000। और कॉलम्स कितने होते थे सर? कॉलम्स 255 होते थे। कितने कॉलम्स होते थे? 255, ठीक है। 2007 से पहले बाय डिफॉल्ट रोज कितनी होती थी? 65,000, और कॉलम्स कितनी होती थी? 255। अब 2007 में क्या होता है? 2007 और 2007 के बाद, मतलब 2007 और 2007 ऑनवर्ड्स क्या होना शुरू हो गया कि हमारी जो रोज हैं वो कितनी होगी? 10,48,576 इतनी हमारी रोज होगी, 576 हमारे पास रोज होगी, और कॉलम्स कितने हो गए? 16,384 कॉलम्स हो गए। अगर आप पीछे वाले जेकेएसएसबी के एग्जाम उठाओगे, ये क्वेश्चन पूछे गए वहां पर, ठीक है, तो रट लेना। 2007 के बाद रोज कितनी होगी? 10,48,576, और कॉलम्स कितने? 16,384। बट 2007 से पहले 65,000 रोज और 255 हमारे पास कॉलम्स थे। और मैंने क्या बताया कि शीट कैसे बनती है? एक सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट 3 शीटें होती हैं, और वर्कबुक कैसे बनती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। समझ आ गया आपको? ज्यादा नहीं बताना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मुझे आपको साथ साथ करवानी है। नेक्स्ट देखो, बाकी यार अगर आपको चीजें कुछ नहीं आ रही हैं तो कंप्यूटर में जाओ, ठीक है, कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाओ, कुछ कहीं आपको पेड वेड नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब में, यहाँ पर हर एक एमएस ऑफिस के कंपोनेंट में एक एक वीडियो पड़ी है। जैसे एमएस एक्सेल की एक वीडियो है, एमएस वर्ड की एक वीडियो है, ठीक है, तो इसी तरह एमएस प्रेजेंटेशन की एक वीडियो, तो आप उनको जाके देखो, एक एक वीडियो देखोगे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज तो मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ, जस्ट ये आपका एक रिवीजन कम टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन यू प्रेस Ctrl+9, जब आप Ctrl+9 दबाते हो एक्सेल में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू परफॉर्म? तो क्या होता है Ctrl+9 दबाने से? शीट रीनेम हो जाती है, अनहाइड हो जाती है, कॉलम हाइड हो जाता है, या रो हाइड हो जाती है? बताओ 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 बताओ, बताओ। क्या होता है अगर आप Ctrl+9 दबाते हो तो क्या होता है? Ctrl+9 दबाने से, आई होप यू हैव ट्राइड इट बाय योरसेल्फ। तो बेसिकली जब हम Ctrl+9 दबाते हैं एमएस एक्सेल में, तो हमारी जो रो है वो क्या हो जाती है? हाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? रो हाइड हो जाती है। और कॉलम हाइड कब होता है? जब हम Ctrl+O दबाते हैं। तो Ctrl+O दबाएंगे तो कॉलम हाइड हो जाएगा, और Ctrl+9 दबाएंगे तो रो हाइड हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो? वो कौन सा फंक्शन है जिसमें क्या होता है? रो का डेटा कॉलम में चल जाता है, कॉलम का डेटा रो में चल जाता है। जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन का आंसर आता है, क्योंकि मैथ्स में आप पढ़ते थे मैट्रिसेस, एक चैप्टर था मैट्रिसेस 10th में। मैट्रिसेस में आप पढ़ते थे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, कि जब ए मैट्रिक्स की रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यार रो का डेटा कॉलम में चला जाए और कॉलम का डेटा रो में चला जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज होना। तो वही चीज यहां पर भी है, इसका आंसर था ऑप्शन डी, ट्रांसपोज। तो क्या फंक्शन होता है जब डेटा रो का कॉलम में चल जाता है और कॉलम का रो में चल जाता है? उसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ठीक है। हाइपरलिंक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक कुछ नहीं है, अनदर लोकेशन देना, लिंक दे देना किसी को। और हाइपरलिंक के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, इसलिए मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया वापस, Ctrl+K। तो Ctrl+K दबाने से हाइपरलिंक्स वगैरह वाला हो जाता ओपन, ठीक है। दिस इज क्लियर, समझ आ रही है चीजें? आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following keyboard shortcut can be used for creating a chart from the selected cells? आपने कुछ सेल सिलेक्ट किए यार, सेल क्या होता है यार? सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? कुछ नहीं है यार। एमएस एक्सेल ऐसे होती है ना यार, ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ये वर्कशीट बना देते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट ही बोलते हैं एमएस एक्सेल को। अब ये आ गया सेल, ये क्या है? सेल है एक, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वो बनते हैं सेल।
अब बेसिकली ऐसी कौन सी शॉर्टकट है जिसको हम यूज करेंगे ताकि हम चार्ट बना पाए फ्रॉम द सिलेक्ट। कुछ मैंने सेल सिलेक्ट करी, उनके थ्रू मैं चार्ट बनाना चाहता हूं, तो बेसिकली उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की F11। F11 एक्सेल में टू क्रिएट चार्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये रट के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, वो क्वेश्चन पूछा गया क्या कि अगर आपको सेल में कंटेंट ऐड करना है, अगर मुझे किसी सेल में कंटेंट ऐड करना है, ठीक है, इसमें मुझे कंटेंट डालना है, फॉर एग्जांपल नंबर लिखना है, 10 लिखना है, 15 लिखना है, तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? पहला तरीका है F2 प्रेस करके, प्रेस F2। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, पहले समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ। अब वो खत्म हो गया, F11 का टॉपिक खत्म हो गया। F11 क्या कहता था, अगर आपको सिंपली क्वेश्चन में पूछे कि अगर आपको एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? F11। F11 की कहानी खत्म, तो मूव ऑन करो F11 से, ठीक है। एक ही जगह पीछे नहीं अटके रहना, लाइफ में आगे बढ़ना इज इंपॉर्टेंट, तो अब उधर से मूव ऑन करो, ठीक है। आई होप समझ गए आप। तो अब हम F11 से मूव ऑन करके अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, मैं बेसिकली आपको ये समझा रहा हूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, अगर आपने किसी सेल में कंटेंट ऐड करना है तो किसी सेल में कंटेंट ऐड करने के क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका, आप F2 दबाओ। क्या दबाओ? F2। उसकी वजह से आप किसी सेल में जो है कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करो भाई, जब डबल क्लिक कर लोगे उसकी वजह से भी उसमें कंटेंट ऐड हो जाएगा, दूसरा तरीका। और तीसरा होता है क्लिकिंग द फॉर्मूला बार। क्या होता है? क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, ठीक है। सर आप ये चीजें क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं कि आपको पेपर में पता क्या करेगा, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज यूज टू ऐड द कंटेंट ऑफ सेल्स। तो 4 ऑप्शन दे देगा, प्रेस F2, डबल क्लिकिंग द सेल, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, प्रेस F10। तो आपने उसमें प्रेस F10 को गलत कर देना है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, F10 वाला नहीं है। तो F2 दबा सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, और तीसरा फॉर्मूला बार को यूज कर सकते हो। दिस इज क्लियर ना, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डैश कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो। एक नया स्लाइड शो बनाना है विद द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से एक नया स्लाइड शो आप बना सकते हो, बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, उसका ऑर्डर अलग होगा। तो उसके लिए आप कौन सा शो यूज करोगे? देखो कुछ नहीं है, जब हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा ये, इसको ऑल्दो मैंने पढ़ाया भी हुआ है, बट इस सेशन में मैं ये बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे MS एक्सेस का काफी बताना है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको आप अभी रट लो, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक और MS ऑफिस में लेक्चर लाऊंगा, मैं उसमें बता दूंगा। तो आपको अगर एक नई स्लाइड शो बनाना है, नया स्लाइड शो क्रिएट करना है करंट स्लाइड से, ठीक है। स्लाइड शो करंट स्लाइड से भी हो सकता है, फर्स्ट स्लाइड से भी हो सकता है, अभी बताऊंगा, बट डिफरेंट ऑर्डर में हो, तो आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो, किसका यूज करते हो? कस्टम स्लाइड शो का। किसका? कस्टम स्लाइड शो का। मतलब ये रट लो यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया डायरेक्टली, रट्टा भी कुछ। देखो एग्जाम निकालने के लिए स्मार्ट वर्क, हर चीज समझ आए उतना टाइम नहीं होता है, कुछ चीजें रट लेनी होती हैं, ठीक है। तो अभी इसको रट लो, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट की बात हो रही है, स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी अलाउड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आप कहां कहां स्लाइड ट्रांजिशन कर सकते हो? व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, अ स्पेशल इफेक्ट, सुनो कहानी सुनो, अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो इज नोन एज। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई स्लाइड शो आपका चल रहा है, ठीक है, अब उसमें ये स्लाइड आप दिखा रहे हो, उसके बाद आपकी ये स्लाइड आनी है। अब ये स्लाइड ऊपर वाली कैसे आएगी? ये ऐसे घूमती हुई आएगी, या सिंपल आ जाएगी, या पहले वो क्या बारिशें होंगी, ठीक है, वैसे आएगी। मतलब आप एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से चाहते हो कि वो ऊपर से नीचे आए, राइट साइड से आए, लेफ्ट से आए, ऐसे आए जैसे मर्जी, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो इज नोन एज, तो उसका आंसर होता है स्लाइड ट्रांजिशन। इतना तो आपको समझ आ गया स्लाइड ट्रांजिशन क्या होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन को हम अप्लाई करते हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्लाइड। किस स्लाइड में आप स्लाइड ट्रांजिशन कर सकते हो? करंट स्लाइड, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, सिलेक्टेड स्लाइड, जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसी में ट्रांजिशन ला सकते हो, सभी स्लाइड्स में ट्रांजिशन ला सकते हो, या ऑल ऑफ दैट, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ, सिंपल है यार। अगर आप ट्रांजिशन करो तो आप सारी स्लाइडों में भी ट्रांजिशन कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो, किसी सिलेक्टेड में भी कर सकते हो, जो जिस पे काम करे उसमें भी कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही करेक्ट है, ठीक है, इन सभी में हो सकता है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11, 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखो शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इफ यू वांट, ऑल्दो मैंने एक लेक्चर लाया हुआ है, अगर आप कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर शॉर्टकट कीज और
फुल फॉर्म्स पे लेक्चर है, वो देख लेना। बट इफ यू वांट कि उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में करें, शॉर्टकट कीज और रिवाइज भी करवा दूं और साथ में आपको फुल फॉर्म्स, तो आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द लेक्चर फॉर यू, ठीक है। तो मैं करूंगा कोशिश लेक्चर आपको जल्दी ही लाने की, तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, अगर आपने एक नई स्लाइड डालनी है पावर पॉइंट में, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करो? एक नई स्लाइड डालनी है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, F5 या शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। अगर आपने एक नई स्लाइड डालनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने एक नई स्लाइड डालनी है तो किसका यूज करोगे? अगर आपने एक नई स्लाइड डालनी है तो आप कंट्रोल प्लस एम का यूज करोगे, ठीक है। आप एग्जाम में न्यू स्लाइड पढ़ोगे और एन दबा दोगे, एन फॉर न्यू नहीं, एन किसके लिए, कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज होता है? अगर आपने एक नई प्रेजेंटेशन बनानी हो, अगर आपने एक नई पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो आप कंट्रोल प्लस एन यूज करोगे, और अगर आपने एक जस्ट नई स्लाइड डालनी है, आप कंट्रोल प्लस एम यूज करोगे, ठीक है। अब नहीं ना बोलेगा, अगर आपको एक नई स्लाइड डालनी है कंट्रोल प्लस एम, अगर पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, इतना याद। F1 भी इंपॉर्टेंट है। F1 पता है किसके लिए यूज होता है? अगर आपको स्लाइड शो, अगर आपको अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अपनी पीपीटी बनाई, पीपीटी में 15-20 प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मैंने यहां तक काम किया, अब मैं पहुंच गया और वहां पे लेक्चर स्टार्ट हो गया। अब मुझे पीपीटी में पढ़ाना है पहली स्लाइड से, मैं सिंपली F5 दबा दूंगा, तो वो मेरा जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो जाएगा पहली स्लाइड से, ठीक है। अगर आप अपना स्लाइड शो जो है स्टार्ट करना चाहते हो बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन, मतलब पहली स्लाइड से, तो उसके लिए आप F5 यूज करोगे। बट अगर आप अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो करंट स्लाइड पे, फॉर एग्जाम्पल मैं 5वीं स्लाइड पे पहुंचा हूं और मैं चाहता हूं मैं यहीं से पढ़ाऊं, पीछे वाली स्लाइडों में नहीं जाऊं, मैं 5th, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल लेक्चर में 5 स्लाइडें पढ़ा दी हुई है, आज मैं 6ठी स्लाइड में पढ़ाना चाहता हूं, मैं 6ठी से ही स्टार्ट कर दूंगा करंट स्लाइड से, उसके लिए मैं शिफ्ट प्लस F5 दबाऊंगा। समझ आ गया? इसमें आप दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करना है तो F5 दबा दो। अगर आपको करंट स्लाइड से, जिसमें आप काम कर रहे थे, वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करना है, वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज करोगे, ठीक है। या जिसने तो पहले कभी पढ़ा होगा, जिसने वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट ये चीजें सुनी होंगी, जिसने वीडियोस थोड़ी बहुत चैनल की देखी होंगी, तो उसको समझ आ रहा होगा। जिसने नहीं देखा होगा तो ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। तो अगर आपके ऊपर ऊपर से भी जा रहे हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, काम बन जाएगा, या कहीं और से भी पढ़ लो। बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी, तो इसीलिए आप इनको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इतना समझ आ गया शॉर्टकट की। एक दो और देख लेते हैं जो यहां से पूछता है। कंट्रोल प्लस ओ पूछ लेता है यार, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ओ क्या यूज होता है? अगर आपको एक प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो ना, तो आप कंट्रोल प्लस ओ का यूज करोगे, तो ओ से याद कर लो ओपन। और अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन को क्या करना, क्लोज करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे। अगर आपको क्लोज करना हो तो कंट्रोल प्लस डी दबाओगे, तो प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के कंट्रोल प्लस डी दबाओगे, ठीक है। एक और पूछता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्लाइड्स सारी सिलेक्ट कर दी, कुछ स्लाइड सिलेक्ट कर दी, तो सारी सिलेक्टेड स्लाइड्स को अगर आपने कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 स्लाइडें सिलेक्ट कर दी और मैंने 10 स्लाइडें जो सिलेक्ट करी है उनको कॉपी करना हो, तो मैं किसके लिए यूज करूंगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करूंगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस डी, मतलब कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट और डी दबाऊंगा, तो जितने भी मैंने स्लाइड सिलेक्ट की होंगी वो सारी एक ही बार में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑल सिलेक्टेड स्लाइड्स को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, टोटल 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखो यहाँ पर वो नहीं है मेरा मोटो कि मतलब लेक्चर छोटा हो या मैं सिंपली टिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मैं एक ही लेक्चर लाता हूँ। फिर आपकी इंग्लिश भी कवर करवानी है, करंट अफेयर भी करवाने हैं, फिर आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी है, फिर आपका कंप्यूटर भी है, फिर अभी जेकेपीएसआई की और क्लासेस भी आ जाएंगी। तो मेरा ये होता है कि अगर एक सेशन आएगा तो वो इतना आए कि उस चीज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन सबको हम कवर, इसलिए लेक्चर में खाली मैं आंसर लगा के नहीं जाता हूं, मैं कुछ चीजें साथ में बता के जाता हूं, ठीक है। क्योंकि दिन में एक ही लेक्चर वो भी बड़ी मुश्किल से बन पाता है आपके लिए, तो इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ये वीएलडब्ल्यू का अभी एग्जाम हुआ है ना इसी हफ्ते पीछे, तो ये जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आया कि क्लाउड बेस्ड वर्जन क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये तो रटने वाला था, एमएस ऑफिस सूट, माइक्रोसॉफ्ट 365, एमएस ऑफिस 2019-2060, तो इसका आंसर था माइक्रोसॉफ्ट 365। ये तो यार आप माइक्रोसॉफ्ट 365 तो आप फोन में भी यूज करते हो। देखो मैंने खुद अपने फोन में रखा हुआ है, अगर मुझे वर्ड एक्सेल सब कुछ करवाना है तो माइक्रोसॉफ्ट 365 एक प्ले स्टोर से ऐप मैंने इंस्टॉल करके मैंने भी रखी हुई है। तो एक क्लाउड बेस्ड वर्जन एमएस ऑफिस का अगर कोई पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट 365 ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द जनरल कंप्यूटर टर्म? एक जनरल कंप्यूटर की टर्म है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं,
मार्जिन को सेट करना, टैब की पोजीशंस को देखना, टेक्स्ट को जस्टिफाई करना, मतलब उसकी लेफ्ट अलाइनमेंट क्या, राइट क्या होगी वगैरह कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसकी सेंटरिंग करना लाइंस पे, इन सबको क्या बोलेंगे यार? जब भी आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हो, हम बोलते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, वो होता है फॉर्मेट। मतलब फॉर्मेट है कि उसका मार्जिन कैसा है, वो लेफ्ट से कैसा है, वो सेंटर में कैसा है, दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितनी है, ये सब चीजें होता है फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। जनरल टर्म जो है हम यूज करते हैं कंप्यूटर में फॉर्मेट इसके लिए। अगर आपको ये सारी चीजें करनी हो ना, ये मैक्सिमम चीजें करने के लिए आपको पता है कौन से टैब में जाना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब। ठीक है, पेज लेआउट टैब, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर हम पेज लेआउट टैब में जाए ना एमएस वर्ड में, हम क्या कर सकते हैं? पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका इंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो टैब मैक्सिमम ये सब चीजें पेज लेआउट टैब में ही हो जाती हैं, बट और टैब्स में भी होती हैं, कुछ कुछ अलग होती है, बट जनरल टर्म कंप्यूटर में इसके लिए फॉर्मेट यूज होता है। मतलब पेज का फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट कहने का मतलब उसके मार्जिन कैसे हैं, उसका क्या, उसका टेक्स्ट जो है स्क्रीन को जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, या सेंट्रली अलाइन है, या राइट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? डैश फीचर ऑफ एमएस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। यार जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं एमएस वर्ड में मैं पीडीएफ बना रहा हूं, या तुम वर्ड में काम करते हो, तो तुम क्या करते हो? तुम क्या वहां पर डालते हो सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाते हो? नहीं, आप ऊपर जाते हो, यहाँ पर एक कॉलम होता है बुलेट्स नंबरिंग का, वहां पे आप बुलेट्स डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, अल्फाबेट्स डाल सकते हो। तो यही बोल रहा है कि अगर आपको एक लिस्ट बनानी है किसी डॉक्यूमेंट, आप किसका यूज करोगे? वर्ड वर्ड यानी वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप। ठीक है, हाइपर लिंक, वर्ड आर्ट या बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो किसका यूज करते हैं हम? बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, दिस इज क्लियर। हाइपर लिंक तो बता दिया यार, कितनी बार बता दिया, कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की याद कर लेना। ठीक है, और वर्ड आर्ट क्या होता है? टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होगा, टेक्स्ट का स्टाइलिंग। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइलिंग जो है वो कैसा होगा, एमएस वर्ड का टेक्स्ट स्टाइल कैसा होगा, टेक्स्ट मतलब कैसा होगा, ए कैसे कैसे लिखा जाएगा, बी कैसे कैसे लिखा जाएगा, ये होता है वर्ड आर्ट। वर्ड का आर्ट कैसा है? वर्ड रैप ना, ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। वर्ड रैप पता क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइन यहाँ पे खत्म होने वाली है, तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में चल जाता है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। मतलब ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में चला जाए जब वो एज ऑफ द पेपर पहुंचता है। ठीक है, या सेल्स में एज में पहुंचता है, तो अलग अगली लाइन में खुद वो खुद चल जाए, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। तो ये कई बार डेफिनेशंस में एग्जाम में आ जाता है। हाइपर लिंक समझ आ गया, कंट्रोल प्लस के वर्ड आर्ट हो गया, टेक्स्ट स्टाइलिंग, बुलेट्स नंबरिंग आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 14। आज का लेक्चर मुझे लग रहा है कि लंबा हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा पढ़ा दी एक में ही, बट मैं अभी और पढ़ाऊंगा, अभी कुछ रहती हैं चीजें, तो थोड़ा मतलब पेशेंस रखा करो। ठीक है, लेक्चर लेंदी हो जाए तो, मैंने देखा जो लेक्चर 25-30 मिनट्स के आते हैं ना, तुम खुश रहते हो, बट कभी कभी लेक्चर्स अगर लंबे हो जाते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज। पावर पॉइंट में जो स्लाइड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, कुछ नहीं होता है, एक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिनके डॉटेड बॉर्डर होते हैं। ठीक है, बॉक्सेस होते हैं जिनके डॉटेड बॉर्डर होते हैं, जिनमें टेक्स्ट होता है बेसिकली। ठीक है, उनके लिए बोल रहा है, उनको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट होल्डर, प्लेस होल्डर्स, टेक्स्ट बॉक्स और ऑटो लेआउट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू होल्ड द टेक्स्ट, तो बच्चे सोचते हैं ये टेक्स्ट होल्डर होगा, नहीं, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। तो पावर पॉइंट में अगर हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं जिनमें डॉटेड बॉर्डर्स और जिसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। तो ये याद करें, उनको क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, एक ना एग्जाम में पूछता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? कुछ नहीं है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट होते हैं। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप किसी स्लाइड में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जहां भी आप चाहो वहां पर टेक्स्ट ऐड करो। तो सिंपली रट लो कि अगर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है स्लाइड में जहां भी आप चाहते हो, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है दैट इज नोन एज टेक्स्ट बॉक्स। और अगर आपको स्लाइड में टेक्स्ट को होल्ड करना है, मतलब फॉर एग्जांपल कि उसमें टेक्स्ट पड़ा रहे, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, इन अ डेटाबेस रिलेटेड फील्ड, इन अ डेटाबेस रिलेटेड फील्ड आर ग्रुप टू फॉर्म। तो रिलेटेड फील्ड जो है वो ग्रुप होते हैं, और क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है, फाइल बनता है, बैंक बनता है, या फील्ड ग्रुप बनता है। ठीक है यार, ये चीज ऐसे समझ नहीं आने वाली। ठीक है, इसको पहले समझाऊंगा मैं, पहले आपका मैं 2 मिनट लूंगा, इसको समझाऊंगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से। एमएस एक्सेस का क्या होता है? कुछ नहीं है, एक होता है एमएस एक्सेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बोलो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी की एक टाइप है एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे ना अच्छे से समझना, ये बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या है डीबीएमएस, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ नहीं है, एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? जिसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, टेबल बना के। ठीक है,
टेबल इसमें भी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसा होता है ना स्प्रेडशीट में, मतलब एक्सेल में होता है, वैसे इधर भी क्या होता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। बट फर्क ये है कि एक्सेल में हम फॉर्मूला वॉर्मूला लगा सकते हैं और डेटाबेस में कुछ एडिशनल फीचर भी होते हैं, एडवांस फीचर होते हैं। इधर हम बेसिकली डेटा को स्टोर करने में स्ट्रक्चर वे में यूज करते हैं, इसलिए इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें डेटा किसकी फॉर्म में होता है, रो और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी आ गई रो और ये आपके आगे कॉलम्स। ठीक है, ये रो बन गई, ये ऊपर आगे कॉलम्स। ठीक है, अब रो को क्या बोलते हैं ये याद करो, रो को बोलते हैं हम रिकॉर्ड। रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, आर से याद करोगे। रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। और कॉलम को बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, कॉलम को फील्ड, कॉलम को बोलते हैं फील्ड। ठीक है, समझ आई। रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, कॉलम को बोलते हैं फील्ड। मैं आपको समझाऊंगा एक टेबल बना के, छोटा सा दो तीन चीजें बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेम्स लिख लेता हूँ। ठीक है, नेम्स लिख लेता हूँ। एक बंदे का नाम है ए, ठीक है, एक बंदे का नाम है बी, एक बंदे का नाम है सी। ठीक है, फिर मैं ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी बता देता हूँ परसेंटेज कितनी है, कितनी परसेंटेज है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनका लिख लेता हूँ मोबाइल नंबर। क्या लिख लेता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब देखो ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ये क्या आ गई, फील्ड, मतलब एक फील्ड में नेम है सबके, एक में परसेंटेज है, एक में मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब ये आ गई रोज, मतलब रिकॉर्ड। जैसे ए रिकॉर्ड है, मतलब ये ए का रिकॉर्ड है, मतलब ए बंदे की परसेंटेज कितनी है, ए बंदे का मोबाइल नंबर कितना है, इसको बोलेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, समझ आ रही है चीजें। तो बेसिकली हमारे पास फील्ड क्या होगा, फील्ड मतलब कॉलम। फील्ड होता है इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड। मतलब फॉर एग्जांपल ए बंदा है ना, उसकी अगर सपोज करो, अगर मुझे सारे बंदों की परसेंटेज देखनी है, वो किस में आएगी, फील्ड में आएगी। अगर मुझे सारे पर्सन की मोबाइल नंबर देखना है, वो किस में आएगा, फील्ड में। बट अगर मुझे एक ही पर्सन का परसेंटेज भी देखनी है, मोबाइल नंबर भी देखना है, तो वो किस में आएगा, रिकॉर्ड में आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन आपका क्या कहता था, 15 क्वेश्चन कहता है एक डेटाबेस में रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू फॉर्म। रिलेटेड फील्ड मतलब फॉर एग्जांपल एक फील्ड में किसी का नेम था, एक फील्ड में किसी की परसेंटेज थी, एक फील्ड में किसी का मोबाइल नंबर था। अगर मैं एक जैसी फील्ड्स को जोड़ दूं, फॉर एग्जांपल ए का ही नाम, ए के ही परसेंटेज और ए का ही मोबाइल नंबर, तो ये आपस में जुड़ के रिलेटेड फील्ड क्या बना देंगे, ये क्या बनाएंगे, ये रो बनाएंगे। तो रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर था रिकॉर्ड। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये समझाया कि फील्ड बोलते हैं कॉलम है। हर एक कॉलम किसी एक पर्टिकुलर फीचर को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई परसेंटेज को बता रहा है, कोई मोबाइल नंबर को बता रहा है, कोई उसके पेरेंट नेम को बताएगा, कोई मदर नेम को बता रहा है, कोई फादर नेम को बता दे, ऐसा होगा। बट अगर रिलेटेड फील्ड मतलब, रिलेटेड मतलब एक ही बंदे की सारी फील्ड को जोड़ दूंगा, तो वो क्या बनाएगा, वो रिकॉर्ड बनाएगा ना, वो एक रो बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल मेरा ही डेटा है, तो मैं ए हूं, तो यहाँ पर मेरी परसेंटेज है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी मदर्स नेम हो सकता है, मेरा फादर्स नेम हो सकता है। ये आपस में सारे रिलेटेड फील्ड जुड़ के क्या बना देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया। एमएस एक्सेस क्या होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। रो को बोलते हैं रिकॉर्ड, कॉलम को बोलते हैं फील्ड। ठीक है, और जो हमारे रिलेटेड फील्ड्स हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द टूल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वो कौन सा टूल है जो कॉपी करता है सिर्फ द फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट सो दैट यू कैन अप्लाई अनदर टेक्स्ट। कुछ नहीं है, आपने कोई एक टेक्स्ट है, उसका जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में वो टेक्स्ट है, उसको सिर्फ उस फॉर्मेट को कॉपी किया और दूसरी जगह आप ले गए, ताकि दूसरी जगह का फॉर्मेट भी वैसा बन जाए। इसको क्या बोलते हैं, कॉपी। सिंपल कॉपी नहीं होता ये, ऑटो करेक्ट नहीं, फॉर्मेट पेंटर या पेस्ट स्पेशल। बताओ क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेट पेंटर होता है कि जब आप किसी का फॉर्मेट उठा लो। फॉर्मेट कहने का मतलब जैसे फॉन्ट का स्टाइल कैसा है, फॉन्ट का साइज, मतलब मान ले इसमें जो लेटर लिखा उसका फॉन्ट साइज जो है 16 है, मैं इसको अगर उठा के दूसरी जगह ले जाऊंगा ना, अगर उसका साइज 12 था तो वो भी 16 हो जाएगा। समझ आई, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। मतलब इधर हम क्या उठा लेते हैं, उसका फॉर्मेट उठा लेते हैं, फॉर्मेट में उसका कलर भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर रेड है, अगर मैं इधर से इधर फॉर्मेट पेंटर करके इधर ले जाऊंगा तो इसका कलर भी रेड हो जाएगा। तो जब आप फॉर्मेट उठाते हो तो वहां पर आपका क्या यूज करता है, फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 देखो, ये तो सिंपल है यार। ग्रीन लाइन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट। तो ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर, स्पेसिंग एरर या ऑल ऑफ द अबव। तो जी स्टैंड फॉर ग्रीन, ठीक है, जी स्टैंड फॉर ग्रामेटिकल। तो ग्रीन लाइन जो है वो ग्रामेटिकल एरर बताती है, रेड लाइन जो है स्पेलिंग में एरर है तो वो रेड लाइन बताती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर, कौन सा, कंटेक्सचुअल स्पेलिंग एरर, उसके लिए कौन सा यूज होता है, उसके लिए हमारे पास ब्लू लाइन होती है। ठीक है, दो तो आपको पता ही थे पहले भी, तो तीसरा भी मैंने बता दिया, ये भी पूछा जा सकता है। कंटेक्सचुअल स्पेलिंग एरर ब्लू लाइन, स्पेलिंग एरर रेड लाइन, ग्रामेटिकल एरर ग्रीन लाइन। तो अब नहीं आप बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब
दो तीन सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो कर लेंगे। वट विच आइटम्स अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। यार ये क्वेश्चन एग्जैक्ट जगह पे है, मतलब ऐसा कौन सा आइटम है जो डिमली, मतलब ऐसे थोड़ा छोटा छोटा, मतलब छोटा छोटा नहीं बोल सकते, डिमली मतलब लाइट सा दिखता है मेन बॉडी टेक्स्ट के पीछे, उसको वर्ड आर्ट बोलते हैं। वर्ड आर्ट तो मैंने आपको बताया ना यार टेक्स्ट किस तरह से आएगा। बैकग्राउंड बोलते हैं, बैक का कलर बोलते हैं, या वाटर मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हो जो चीज डिमली दिख रही है? यार ये दिख रहा है आपको एसी पीछे, ये कोई आपके घर लगने वाला एसी नहीं है, अवेकनिंग क्लासेस का लोगो है। तो ये बेसिकली एक तरह का वाटर मार्क है यहाँ पर, क्योंकि आपको पीछे डिम डिम दिख रहा है और इसके ऊपर जो है मेन बॉडी टेक्स्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं? वाटर मार्क बोलते हैं। ठीक है, वाटर मार्क आपको समझ आ गया। ये बेसिकली वाटर मार्क जो है इजिली इरेज नहीं होता, तो पता चल जाता है कि आपकी पीडीएफ वीडियो किसकी है। तो ये थोड़ा चैनल की एक तरह का वो होता है, मतलब प्राइवेसी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या आता है? इन एमएस एक्सेस में इमेजेस कैन बी सेट टू डैश डेटा टाइप। ठीक है, एक एमएस एक्सेस में इमेजेस जो हैं वो किस डेटा टाइप में आते हैं? लॉन्ग में, ओएलई, ये तो फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, क्या एम्बेडिंग। ठीक है, ये पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, हाइपरलिंक या मीमो। क्या बोलते हैं? एमएस एक्सेस में इमेज जो है किस डेटा टाइप में आती है? ठीक है, इसका आपको आंसर है, कुछ नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, मतलब एक फील्ड में जो डेटा, ये आपको एमएस एक्सेस की बात हो रही है ना, एमएस एक्सेस में डेटा फील्ड में होता है ना, एक कॉलम में एक डेटा होगा, दूसरे कॉलम में दूसरा होगा, तीसरा। अब इस फील्ड में जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें जो डेटा स्टोर करने के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी में टेक्स्ट आ सकता है, किसी में नंबर आ जाता है, किसी में करेंसी आ जाती है, किसी में एज आ जाती है, ये सब होता है। ठीक है, अब जो इमेज जो है वो किस डेटा टाइप में आते हैं? इमेजेस जो भी है ना वो सारी आती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, मतलब एक जगह से ऑब्जेक्ट को लिंक किया और एम्बेड किया। ठीक है, और पिक्चर जो भी होती है वो सारी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में आती हैं। पिक्चर्स हो गया, ये चीज याद कर लें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बता देता हूं, एक इसमें से क्वेश्चन पूछता है एमएस एक्सेस में प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की होती है एक यूनिक वर्ड यूज होगा, एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा नाम है ए, अब यहां पर परसेंटेज होगी बच्चों की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है रोल नंबर, रोल नंबर, यहां पर है परसेंटेज है, यहां पर और कुछ भी, मान ले दो ही टेबल है, ये ए हूं, ये मैं हूं, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है। ठीक है, अब मेरा रोल नंबर है, मान लेते हैं क्लास में 13, इसका रोल नंबर है मान लेते हैं 16, इसका रोल नंबर है 19। ठीक है, मेरी परसेंटेज आई 78%, तुम्हारी परसेंटेज आई 90%, और एक और जो स्टूडेंट था जो आपका फ्रेंड था उसकी भी परसेंटेज आई 78%। देखो ध्यान से सुनो, अब इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी? प्राइमरी की परसेंटेज नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि परसेंटेज इसकी, मेरी भी 78 आ रही है और तुम्हारे दोस्त की भी 78 आ रही है, तो ये यूनिकली नहीं बता रहा है। यूनिकली मतलब, यूनिक मतलब अलग, सबसे अलग, वैसा दूसरा नहीं हो सकता। तो रोल नंबर यहां पर एक तरह का यूनिक प्राइमरी की का काम कर सकते, क्यों? क्योंकि रोल नंबर सबके अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर दो रिकॉर्ड्स आइडेंटिकल ना हो, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो एक की आपकी होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर सबके अलग होंगे, रोल नंबर सबके अलग होंगे, ये सारी प्राइमरी कीज बनाते हैं। मतलब अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो किसी के लिए, तो आप किसका यूज करोगे? प्राइमरी की का यूज करोगे। ठीक है, and the last question for today's session is, in MS Access 2013 the maximum number of characters that can fit in short text data type is। MS Access 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो फिट हो सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में, कुछ नहीं है यार, सुनो ध्यान से सुनो। सिंपली दो तरह के डेटा टेक्स्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप, एक होता है शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, 255 से ऊपर ऊपर हमारे आ जाते हैं लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप। ठीक है, और 255 के नीचे नीचे आ गए शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप में, कितने होंगे? 255, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 255 से ऊपर तो लॉन्ग टेक्स्ट चला गया, 255 तक शॉर्ट टेक्स्ट है, तो मैक्सिमम कितना हो गया शॉर्ट टेक्स्ट में? 255 हो गया। ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, अब मैक्सिमम लेंथ पता है कितनी होती है? मैक्सिमम लेंथ होती है 63999 कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो ये रटने वाली चीजें यार, ये एग्जाम में आ सकता है, बट आपने 255 याद कर लेना। इसके नीचे शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसके ऊपर लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास, तो शॉर्ट टेक्स्ट में सबसे ऊपर 255 आएगा, इतना हमने देख लिया। ठीक है,
आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो, आप सेम तरह के क्वेश्चन लाने का बेनिफिट नहीं ना है कि पिछली बार जो क्वेश्चन लाए वही सेम में लेके आऊं, नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट जो आपको मिली है वहां से चीजें करनी है, प्लस जो मैं अब थोड़ा और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, उनको भी कवर करेंगे। बट ये जो सीरीज है इसकी कॉन्टिन्यूटी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा अपना रिस्पॉन्स किया करो। और सेकंड थिंग इज, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप मेरे साथ जुड़े हो, और अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा तो नहीं पा रहे होंगे बट कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकियों के साथ शेयर भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर हो जाती है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उनके लिंक्स में व्हाट्सएप वगैरह में डालता रहता हूँ। यूट्यूब में हर तरह की प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां पर जाके पढ़ सकते हो। और मॉक टेस्ट वाला भी मैंने आपको बता दिया, सिंपली गूगल में awakeningclasses.in लिखो और मॉक टेस्ट पे जाके इनरोल कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। और अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आपको कैसा लगा, इधर से मुझे भी पता चलता है कि कितनी चीजें आपको समझ आ रही है, फिर मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।